नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गेस्ट पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी के फेज़ 13 के 26 जुलाई की सेकंड शिफ्ट के बारे में कि जानेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। आज का पहला प्रश्न है, पूछा गया था विंग्स ऑफ फायर के पुस्तक लेखक कौन है, यानी विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा विंग्स ऑफ फायर पुस्तक लिखी गई थी। चलिए आगे बात करें उनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में। तो उनके द्वारा विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स एंड मिशन इंडिया, ये उनकी कुछ पुस्तकें थी। और साथ साथ एनविजिंग एन एम्पावर्ड नेशन, यह भी उनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो ये सभी के सभी एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है और उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा 1999 में विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का प्रकाशन किया गया था। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न पूछा गया था, दिशा कार्यक्रम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत दिशा कार्यक्रम को शुरू किया गया था। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की कि अगले प्रश्न में क्या पूछा गया था। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए हुए हैं, यानी मौलिक अधिकार कौन से भाग में आते हैं संविधान के। तो यह भाग 3 में आते हैं और यह अनुच्छेद 12 से 35 तक रहते हैं। जिसमें हम मौलिक अधिकारों की बात करें तो कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। वहीं बात करें तो संविधान में भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में पूछा गया था, जनवरी 2025 में बिहार में किस व्यक्ति ने एक समारोह का उद्घाटन किया जो साथ ही लोकसभा का अध्यक्ष भी है। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता अगर यहाँ तक ही पूछा गया होता कि उद्घाटन किसने किया था, तब इम्पोर्टेंट होता। और यहाँ पर एक ट्रिक दे दी जो कि लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पूछ लिया। तो लोकसभा अध्यक्ष आप सभी को पता है ओम बिरला हो जाएंगे, जिन्होंने 20 जनवरी 2025 को पटना बिहार में 85वीं ऑल इंडिया प्रेसिडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस यानी IPOC का उद्घाटन किया था, जो कि 2 दिवसीय कार्यक्रम था, जिसका उद्घाटन ओम बिरला के द्वारा किया गया था। वर्तमान 2025 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है, जिन्होंने जून 2024 में दूसरी बार निर्विरोध चुनाव में यानी निर्वाचित हुए थे। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में पूछा था कि मूल्य और मात्रा के बीच संबंध को किस वक्र द्वारा दर्शाया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसे मांग वक्र या डिमांड ऑफ वक्र्स के द्वारा दर्शाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मूल्य और मात्रा को मांग वक्र के द्वारा दर्शाया जाता है। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा था, बाबर ने किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हो जाएगा, जो कि 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और मुगल वंश की स्थापना कर दी थी बाबर के द्वारा, और दिल्ली से सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था। दूसरे खानवा युद्ध की बात करें तो 1527 में किया गया था, जो कि राणा सांगा व बाबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजयी रहा था। आगे बात करें चंदेरी का युद्ध, जो कि 1528 को चंदेरी मध्य प्रदेश में लड़ा गया, जिसमें मेदिनी राय और बाबर का युद्ध हुआ था और इसमें बाबर विजयी रहा था। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में पूछा था, सांची का स्तूप किस वास्तुकला शैली में बनाया गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन हो जाएंगे और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यह बौद्ध स्थापत्य शैली से जुड़ा हुआ था सांची का स्तूप। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है, भारत में पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था, यानी भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था। तो पहली बार उन्होंने 1900 में पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था। उसमें भारत का प्रतिनिधित्व केवल एक एंग्लो इंडियन एथलीट यानी नॉर्मन पिज़ार्ड के द्वारा किया गया था और उन्होंने 2 रजत पदक यानी 2 सिल्वर मेडल जीते थे 200 मीटर दौड़ में। वहीं 1920 में भारत ने पहली बार एक टीम भेजी थी जिसमें 5 एथलीट शामिल थे।
वहीं आगे बात करें तो 1928 में भारतीय हॉकी टीम ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगले प्रश्न में पूछा है आगरा से दिल्ली राजधानी किस लोधी शासक ने स्थानांतरित की थी? तो सही जवाब हो जाएगा सिकंदर लोधी के द्वारा, जिनका शासनकाल 1489 से 1517 ईस्वी तक था और लोधी वंश का दूसरा शासक माना जाता है। उन्होंने राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा था दिल्ली से आगरा राजधानी का परिवर्तन किस शासक ने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शेरशाह सूरी ने सूर्यवंश की स्थापना की थी 1540 में और कन्नौज के युद्ध के कारण से ही हुमायूं को उन्होंने कन्नौज के युद्ध में हराया था और सूर्यवंश की स्थापना की थी। इसके बाद ही उन्होंने अपनी प्रशासनिक कारणों से राजधानी दिल्ली से आगरा की ओर स्थानांतरित कर दी थी। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है राज्य और केंद्र सरकार के बीच समवर्ती सूची के विषयों पर विवाद होने पर किसकी सलाह या निर्णय से यह विवाद सुलझाया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। न्यायपालिका के द्वारा जो भी सुझाव दिया जाता है उसके द्वारा समवर्ती सूची पर उनके न्याय का आदर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। न्यायपालिका द्वारा उनको सुलझाया जाता है विवादों को। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा था बिम्स्टेक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग और विकास यानी रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इनका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा बिम्स्टेक का। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है सेंट्रल बैंक कर्ज मुद्रीकरण यानी डिबेट मोनेटाइजेशन के लिए क्या करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डेब्ट मोनेटाइजेशन का अर्थ है जब सेंट्रल बैंक सरकार की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए बॉन्ड या सिक्योरिटी खरीदता है। इससे सरकार को सीधा धन मिलता है और बदले में केंद्रीय बैंक उस राशि को नई मुद्रा के रूप में जारी करता है। इसलिए केंद्रीय बैंक जब कर्ज मुद्रीकरण करता है तो वह सरकार के बॉन्ड खरीदता है जिससे सरकार को सीधे धन उपलब्ध होते हैं। तो यह सेंट्रल बैंक का डेबिट मोनेटाइजेशन होता है। आगे बात करें कि यदि वेग 3 गुना हो जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो यह 9 गुना हो जाएगी। गतिज ऊर्जा की बात करें तो इसका सूत्र होता है K बराबर 1/2 mv²। इसमें बोल रहा है कि अगर वेग 3 गुना हो जाए यानी 3 की स्क्वायर हो जाए तो यह 9 टाइम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 गुना। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो अगले प्रश्न में पूछा है देश में व्यापार और वाणिज्य को नियंत्रण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि देश में व्यापार और वाणिज्य को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई एक संस्था है। यह एक वैश्विक संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य के नियमों को नियंत्रित और व्यवस्थित करती है। इसके गठन की बात करें तो WTO का गठन 1995 में किया गया था और इसके मुख्यालय की बात करें तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है भारत में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में भारत में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन होता है। वहीं आगे के प्रश्न में पूछा है भारत में खेलों में डोपिंग की निगरानी और जांच कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा डोपिंग की निगरानी और जांच की जाती है और इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। यह एजेंसी वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों के अनुसार काम करती है। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्लेंटोलॉजी, जो कि जीवाश्म विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें जीवाश्म यानी फॉसिल का अध्ययन किया जाता है। आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो लाइसोसोम के कार्य की बात करें तो कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों का निपटान करना ही लाइसोसोम का कार्य होता है, जिसे आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो पूछा है भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन को किस नाम से मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा
जन्माष्टमी जो कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म की वार्षिक उत्सव को कहा जाता है। यह पर्व भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और आमतौर पर अगस्त या सितंबर माह में बनाया जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में एक रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे कि प्रिज्म का संबंध लाइट से हो जाता है, वैसे ही फिल्टर का संबंध किससे होगा, यह पूछा गया था। यानी प्रिज्म प्रकाश से संबंधित है, उसी प्रकार फिल्टर भी डस्ट यानी धूल से संबंधित हो जाएगा। बात करते हैं, प्रिज्म प्रकाश पर कार्य करता है, यह प्रकाश को विभाजित करने का कार्य करता है। उसी प्रकार फिल्टर किसी भी प्रकार का कार्य करता है, यानी धूल को अलग करने का कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डस्ट। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा गया था, पूछा है फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, मतलब पूछा है कि पब्लिक में बोलने के डर को क्या कहते हैं, तो उसे ग्लोसोफोबिया के नाम से जाना जाता है। यानी सार्वजनिक बोलने का डर, मंच पर बोलने का भय को भी ग्लोसोफोबिया के नाम से जाना जाता है। आगे के एक सिनोनियम पूछा गया था, इम्पेक्चुअस के बारे में पूछा गया था। तो इसका सिनोनियम की बात करें तो इसके सिनोनियम हो जाएंगे बेगर्ड, ब्रोक, क्लीन आउट, डेस्टिट्यूट, ड्राइट, पुअर, होमलेस, ये सभी के सभी उसके सिनोनियम हो जाएंगे। इंसॉल्वेंट, नेसेसिटेशन, नीडी, ये सभी के सभी इनके सिनोनियम हो जाएंगे। चलिए आगे बात करें तो एक करेक्ट स्पेलिंग के बारे में पूछा था, एफिडेविट की करेक्ट स्पेलिंग के बारे में पूछा था, तो यह राइट हो जाएगी एफिडेविट की। वहीं एक इडियम पूछा था ए थ्रोन इन द फ्लैश, यानी निरंतर झुंझुराहट या परेशानी का स्रोत, यानी ए सोर्स ऑफ कंटिन्यूअल एनोनियस ऑफ ट्रबल, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यह थे 26 जुलाई की सेकंड शिफ्ट के फेज 13 में आए हुए क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले एनालिसिस वीडियो आप सबसे पहले देख सके। तो उम्मीद है मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।